ये क्या दिख रहा है? ये मुझे सेल दिख रहा है। इसी सेल की बात करने आज मैं आ रही हूँ आपके इस टॉपिक पर जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल इस तरीके से आप समझ सकते हैं भी यार स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस मुझे कहाँ देखने को मिलती हैं और नॉन स्पॉन्टेनियस कहाँ देखने को मिलती हैं। तो ये जो Zn इलेक्ट्रोड है ये क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है। इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल जो है दैट इज नॉट एन एडिटिव वैल्यू, लेकिन जो आपका चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी है वो एक एडिटिव वैल्यू है। एट इनफाइनाइट डिल्यूशन वो डिपेंड करती है पेरेंट इलेक्ट्रोलाइट की अपने आयंस की मोलर कंडक्टेंस के ऊपर। ये क्या दिख रहा है? ये मुझे सेल दिख रहा है। इसी सेल की बात करने आज मैं आ रही हूं आपके इस टॉपिक पर जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यानी कि आज हम हमारी जीत सीरीज में करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री क्लास 12th। So my dear students, welcome you all to your CUET वाला YT channel। और आज के सेशन में हम जानेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विद रिगार्ड टू CUET एंड योर बोर्ड एग्जाम्स। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं हमारी आज की क्लास से। आज की क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो होंगे ही, साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि क्वेश्चंस कैसे आपके इन टॉपिक्स से पूछे जा सकते हैं। तो इसी के साथ शुरू करते हैं सबसे पहले टॉपिक के साथ। नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यानी कि जहां पर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन देखेंगे या केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन देखेंगे। तो बेटा जी अगर मैं आपको बोलूं सबसे पहला टॉपिक जहां हमारा स्टार्ट करता है भी, सेल दो तरह के होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एंड लेट मी टेल यू, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से देखने को मिलते हैं। अब क्या होता है इलेक्ट्रोलिटिक, क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, आइए जानते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल इस तरीके से आप समझ सकते हैं भी यार स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस मुझे कहां देखने को मिलती हैं और नॉन स्पॉन्टेनियस कहां देखने को मिलती हैं। स्पॉन्टेनियस वो रिएक्शंस होती हैं जो खुद से हो जाती हैं एंड नॉन स्पॉन्टेनियस वो होती हैं जो खुद से नहीं होती है और हमें रिएक्शन करवानी पड़ती है। साथ ही साथ अगर मैं बात करती हूं आपसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, दिस इज अ स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन व्हाइल इलेक्ट्रोलिटिक इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस वन। इलेक्ट्रोकेमिकल आप केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन देखते हैं, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर आप देखते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन इनटू दी केमिकल एनर्जी। मूविंग फर्दर हमें यहां पर एक्सटर्नल बैटरी की जरूरत होती है और वहां पर भी आप देखेंगे तो ईएमएफ की अगर हम बात करते हैं, राइट, अगर इफ दिस इज स्पॉन्टेनियस इन नेचर, तो स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, जो स्टैंडर्ड चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी है यानी कि जो डेल जी है वो नेगेटिव होने वाली है। डेल जी कम्स आउट टू बी नेगेटिव, जिसकी वजह से हम जो यहाँ पे ईएमएफ देखते हैं वो हमारा पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि जो डेल जी है वो इक्वल होता है -NFE के, राइट। आगे अगर हम देखें तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर हमारा डेल जी नॉन स्पॉन्टेनियस होने की वजह से पॉजिटिव है, तो ई सेल हमारा यहाँ नेगेटिव होने वाला है। एक और बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी जो कि बच्चे को कंफ्यूजन होती है जब वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल को ड्रॉ करता है, वो ये है भी मैम जो यहाँ इलेक्ट्रोड यूज की जा रही है कौन सी पॉजिटिव टर्मिनल है, कौन सी नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का। तो अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, यहाँ पर आप देखते हैं जो कैथोड है दैट इज पॉजिटिव व्हाइल एनोड इज द नेगेटिव टर्मिनल, दैट इज ऑपोजिट इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। आगे बढ़ते हैं, इन डिटेल में जानते हैं भी मैम व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी कि एक एग्जांपल मैं लेने जा रही हूं डैनियल सेल का। यहां पर आप देख सकते हैं भी हमारे पास है दो बीकर्स और दोनों बीकर्स के अंदर मैं क्या करने वाली हूं, जो सोल्यूशन लूंगी उसी का ही इलेक्ट्रोड लूंगी। इसे हम कहते हैं मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड, यानी कि जो मेटल आयन में यहां ले रही हूं उसी का ही इलेक्ट्रोड मैंने लिया। यहां मैंने ZnSO4 सोल्यूशन लिया और यहीं से Zn जो मेटल है उसका इलेक्ट्रोड बिल्डअप किया। तो ये ZnSO4 में Zn+2 आयंस आपको मिलते हैं और SO4 2 नेगेटिव मिलते हैं। इसी के अंदर मैंने ये जिंक की एक इलेक्ट्रोड को डिप किया, इधर मैंने CuSO4 सोल्यूशन लिया और यहाँ पे मैंने Cu की इलेक्ट्रोड को डिप किया। सो अगेन वो भी उसी कैटेगरी के अंदर फॉल करता है। अब इस पर्टिकुलर रिएक्शन को अगर थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करें, जैसे मैंने अभी आपको बताया भी यहाँ पर एनोड जो है इट एक्ट एज अ नेगेटिव टर्मिनल व्हाइल जो कैथोड है इट विल बी एक्टिंग एज अ पॉजिटिव टर्मिनल, जो कि अभी हमने डिफरेंस में समझा था। अब क्या होता है मैम, अगर एनोड है तो वहां पर किस तरीके की रिएक्शन होती है और कैथोड है तो किस तरीके की रिएक्शन होती है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। तो सबसे पहली बात तो आपको ये समझना होगा, अगर मैं कहूं आपको कि ये जो Zn इलेक्ट्रोड है ये क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, इट विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड व्हेन Zn इज गोइंग टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां से, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है Zn2+ में।
यानी कि ये इलेक्ट्रोड क्या करने वाला है, इलेक्ट्रॉन्स लूज करने वाला है। एक तरह से आप देखेंगे यहाँ पे किस तरीके से इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ये Zn2+ में कन्वर्ट होता है और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एलिमिनेट होते हैं। अब वही इलेक्ट्रॉन्स जो एलिमिनेट होते हैं दे आर कैरी फॉरवर्ड बाय द एक्सटर्नल सोर्स। ये है एक्सटर्नल सोर्स जहां से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, ठीक है। ये Zn2+ में लूज होगा तो Zn2+ ये सोल्यूशन में डाल देगा और बेटा जी ये क्या कर देगा मैम, जितने इलेक्ट्रॉन्स इस पे रह जाएंगे ये ऊपर भेजने की कोशिश करेगा आउटर सर्किट से। अब वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कौन गेन करेगा, यहाँ कैथोड वाली हमारी इलेक्ट्रोड से वो कैरी फॉरवर्ड होगा, इधर आएगा और वही 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए जाएंगे Cu+2 आयन से जो कि सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट था और वो खुद को कन्वर्ट कर लेंगे Cu के अंदर। यानी कि यहां पर हम देख रहे हैं कि Zn इलेक्ट्रॉन जो है वो कम होती जा रही है क्योंकि वो Zn2+ में कन्वर्ट हो रही है, जबकि इधर अगर हम देखें तो Cu+2 आयन इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद Cu की इलेक्ट्रोड को बढ़ाता चला जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे इसका मास आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। तो एक ये क्वेश्चन आपको यहाँ से जरूर देखने को मिलता है कि मास कौन सी इलेक्ट्रोड का डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सेकेंडली ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है मैम, जब Zn जो है वो 2+ में स्प्लिट हो रहा है, यानी कि Zn+2 में जब कन्वर्ट हो रहा है तो देखा जाए मैम ये नेगेटिव टर्मिनल कैसे हुआ। पहले तो एक ये सवाल आता है दिमाग में, देखिए बेटा पॉजिटिव नेगेटिव हर जगह होता है। अगर मैं आपको बोलती हूं भी ये Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है तो इस पे नेगेटिव चार्ज रह जाता है। सेम गोज इन दिस वे बेटा, यहां पर बेटा अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो दिस इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, तभी इलेक्ट्रॉन आ रहा है, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन कैसे आएगा। तो आउटर सर्किट से इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव करता है, इनर सर्किट से यहां सॉल्ट ब्रिज का इस्तेमाल किया जाता है जो कि चार्ज बैलेंसिंग का काम करेगा। यहां पे जो चार्ज है उसको बैलेंस करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सॉल्ट ब्रिज का, जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां पर आए हैं, यहां पर अगर आप देखो, अगर इस तरीके से हम इसको समझने की कोशिश करें तो मैम यहाँ Zn+2 की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी एंड ऑब्वियसली यहाँ नेगेटिव चार्ज की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से कहां ट्रैवल करेंगे, इनर सर्किट से ट्रैवल करेंगे फ्रॉम द कैथोड साइड टुवर्ड्स द एनोड साइड। अब यहाँ कौन सी रिएक्शंस हो रही हैं, तो मैम एनोडिक साइड पर हम देख रहे हैं Zn 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, जिसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं, जहां आप इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर देख रहे हो। और जबकि आप यहां पर देखो तो Cu+2 से Cu में जा रहा है, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है, जिसे रिडक्शन कहते हैं। सो वेयर देयर इज ऑक्सीडेशन वो हमारा एनोड है, वेयर देयर इज रिडक्शन वो हमारा कैथोड है, और एनोड और कैथोड मिल करके बनाते हैं redox reaction. So this is how an electrochemical cell works. इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, जहां से आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर बहुत सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो मैंने आपको बोला था बेटा मैं आज की क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो बताऊंगी ही, साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि यार ये जो फॉर्मूला है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत रिपीटेटिव है, जहां से क्वेश्चंस आते हैं, फ्रेम होते हैं। यहां पर अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो सबसे पहला फॉर्मूला जो हम पढ़ते हैं दैट इज ऑफ ई सेल। अगर मैं आपको बोलती हूं इफ आई से सो भी ई नॉट सेल जो होगा वो ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड होने वाला है। लेकिन अगर आप लोग यहां पर देखते हैं तो यहां पे आप 3 फॉर्मूलाज जो हैं वो बिल्डअप कर सकते हैं। ये जो फॉर्मूला आप यहां पर देख रहे हैं दिस इज अबाउट द रिडक्शन पोटेंशियल, दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। इस तरीके से आप दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल्स को कंसिडर करके सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको मैं बोलती हूँ डेल जी होता है यहाँ पे स्टैंडर्ड, अगर डेल जी नॉट लगा दो तो स्टैंडर्ड चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी है, जो कि इक्विवेलेंट है माइनस NF ई नॉट के। ई नॉट है हमारा यानी कि सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो भी स्टैंडर्ड वैल्यू, ठीक है। अगर आपको स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं लेनी है, सिंपल आपको चेंज देखना है तो वो डेल जी होगा। सिंपल अगर आपको सेल का पोटेंशियल देखना है तो आप ई सेल से उसको रिप्रेजेंट करते हो। हमेशा याद रखना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है दैट इज नॉट एन एडिटिव वैल्यू, लेकिन जो आपका चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी है वो एक एडिटिव वैल्यू है। तो यानी कि बहुत सारे सवालों में आपको ई वैल्यू दे देती, ई की वैल्यू दे दी जाती है और आपको वहां पर डेल जी का इस्तेमाल करने का दूसरे ई की वैल्यू निकालनी होती है। यू हैव टू यूज द वैल्यू ऑफ डेल जी ताकि आपकी कहानी आसान हो सके, आप क्वेश्चंस को इजीली कर सके, क्योंकि डेल जी ऐड हो सकता है जबकि ई ऐड नहीं हो सकता, इट इज नॉट एन एडिटिव वैल्यू। आगे चलते हैं तो एक आप देखते हैं नर्नेस्ट इक्वेशन विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन जनरल नर्नेस्ट इक्वेशन क्या होती है, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस RT बाय NF ln Q।
क्यों क्या है यहाँ पे रिएक्शन क्वेश्चन होता है। अगर आप इक्विलिब्रियम में इसको लेकर के चलते हो तो मैं इसको के इक्विलिब्रियम से रिप्लेस कर देती हूँ, बट जनरल टर्म्स में हम इसको बोलते हैं जहां प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लेते हो डिवाइडेड बाय आपके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। 25 डिग्री सेल्सियस पर यही नॉनेस्ट इक्वेशन को हम जब मॉडिफाई करते हैं तो 0.0591 आता है, या फिर आप 0.06 भी ले सकते हैं इन जनरल टर्म्स। ठीक है, अगेन लॉग क्या हुआ आ जाएगा क्योंकि हमने इसको लॉग की टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया है। ln से लॉग में कन्वर्जन जब भी आप करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हो। एट लास्ट अगर फ्यूल सेल के लिए बोलूं तो इसको ओपन अप करके लिखोगे तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय दोज ऑफ रिएक्टेंट जरूर आएगा। याद रखिएगा ये जो आपके लास्ट वाली मैंने क्वेश्चंस बताई हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। मूविंग फर्दर, एक आपके सामने जनरल एग्जांपल है किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो बेटा ये जो जनरल एग्जांपल या एक जो क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, ये देखिए वही डैनियल सेल है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे। रिप्रेजेंटेशन मैंने किस तरीके से किया, अभी मैम यहाँ पर मैं एनोडिक हाफ सेल रिएक्शन लिखती हूँ और उसके बाद ये सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करने के लिए दो लाइंस आपको देखने को मिल रही हैं, एंड देन मेरे पास यहाँ पर आता है कैथोडिक हाफ सेल रिएक्शन। एनोडिक हाफ सेल रिएक्शन या कैथोडिक हाफ सेल रिएक्शन जब भी लिखी जाएगी तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लिखी जाएगी, यानी कि Zn से Zn+2 में वो कन्वर्ट हो रहा है, Cu+2 से Cu में कन्वर्ट हो रहा है। इनकी फिजिकल स्टेट डिफरेंट है, इस वजह से मैंने यहां सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट किया है इस रिएक्शन को। अब यहां पर अगर मैं थोड़ा सा और इसको डिटेल में समझती हूं तो यार ये मेरी जनरल रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि इसको ओपन अप करेंगे तो हम कह रहे हैं Zn 2+ में कन्वर्ट हो रहा है, लिबरेटिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर Cu2+ जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है तब Cu में कन्वर्ट होता है। तो इनको ऐड करेंगे, ये फाइनल इक्वेशन है। इसके लिए नॉनेस्ट इक्वेशन कैसे लिखेंगे, E = E0 माइनस 0.0591 बाय में N। N की वैल्यू क्या होती है, यहाँ 2 हो जाएगी। 2 वैल्यू क्यों हो जाएगी, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, राइट। साथ ही साथ मतलब ट्रांसफर भी हो रहा है या लूज भी हो रहे हैं, गेन भी हो रहे हैं, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, अब आप देखो ये सॉलिड फॉर्म में है तो सॉलिड फॉर्म वालों को आप इंक्लूड नहीं करोगे, सॉलिड के लिए हमेशा कंसंट्रेशन 1 होगी। तो प्रोडक्ट में क्या रह जाता है मैम, Zn+2, और रिएक्टेंट में क्या रह जाता है, Cu+2। तो इस तरीके से इसकी नॉनेस्ट इक्वेशन लिखी जाएगी। आई होप सो दिस इज क्लियर एंड फाइन टू एवरीबॉडी। अब बात करते हैं नॉनेस्ट इक्वेशन, अगर आपके लिए फुल सेल की अगर हम बात करेंगे तो इस तरीके से फॉर्मूला को जो मैंने पहले ही बताया। एक और फॉर्मूला जहां पर आपको इक्विलिब्रियम के लिए पूछ लिया जाए, हमेशा ध्यान रखना इक्विलिब्रियम की जब भी बात की जाएगी तो एट इक्विलिब्रियम जो ई सेल है उसकी वैल्यू क्या होगी, 0। सोचा अगर इसकी वैल्यू 0 है तो E0 सेल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पार्ट हो जाएगा सेम इक्वेशन का, और इसकी जगह तुम क्या लिखोगे, लॉग के इक्विलिब्रियम। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम आपका ई सेल 0 होगा तो आप E0 सेल का निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हुए कंडक्टेंस पे चलते हैं। कंडक्टेंस की अगर मैं बात करती हूँ तो कंडक्टेंस क्या होता है, ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस इन इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन। आपके एक इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में कितनी आसानी से आयंस मूव कर रहे हैं वो कंडक्टेंस कहलाती है। इसी का ऑपोजिट होता है रेजिस्टेंस, यानी कि रुकावट, यानी कि हिंड्रेंस। तो इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। कंडक्टेंस क्या होता है, इसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज बेसिकली द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस हिंड्रेंस है तो कंडक्टेंस फ्री फ्लो है, राइट। इसी के बाद स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात करते हैं तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मतलब होता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब हिस्से के अंदर कितनी कंडक्टेंस हो रही है, कितने आयंस फ्रीली मूव कर रहे हैं, वो होती है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं एज कापा। कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कापा से रिप्रेजेंट किया जाता है। आगे मूव ऑन करते हैं तो हमारे पास आती है मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, जहां से क्वेश्चन आते हैं। मोलर कंडक्टेंस 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस की बात की जाएगी, और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के अंदर आप 1 ग्राम इक्विवेलेंट की बात करते हो। तो मोलर कंडक्टेंस होता है कापा इंटू 1000 बाय में मोलारिटी, और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होता है कापा इंटू 1000 बाय नॉर्मेलिटी। कापा आपकी क्या हो जाती है, आपकी कंडक्टिविटी हो जाती है, आप जिसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस के नाम से जानते हो। आगे बढ़ते हुए कोहलार्स लॉ की बात करते हैं, जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जनरली डिफाइन होता है। अब आप सोच रहे होंगे मैम जनरली वीक और स्ट्रॉन्ग के लिए कैसे डिफाइन होता है, तो आपने देखा होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस के अंदर हम बहुत इजीली वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। वीक के केस में हम इनफाइनाइट डिल्यूशन पे देखते हैं तो हमारी कर्व जो है वो वाई एक्सिस को कहीं भी कट नहीं करती है, जिसकी वजह से हमें कोहलार्स लॉ को डिटरमाइन करना पड़ा। तो कोहलार्स लॉ का कहना ये होता है कि आपकी जो मोलर कंडक्टिविटी होती है, ठीक है, एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, वो डिपेंड करती है पेरेंट इलेक्ट्रोलाइट की अपने आयंस की मोलर कंडक्टेंस के ऊपर। तो जो भी आयंस में वो स्प्लिट होगा उनकी मोलर कंडक्टेंस का जो सम होगा वही पेरेंट इलेक्ट्रोलाइट के मोलर कंडक्टेंस का सम होगा। एक सिंपल सटीक सा आपको इसमें क्वेश्चन बताती हूँ। जैसे मोलर कंडक्टेंस मुझसे कोई पूछ ले CH3COH की कितनी होगी, तो मैं कहूंगी मैम ये इक्वल होगा मोलर कंडक्टेंस ऑफ CH3COO नेगेटिव आयन की प्लस टू दी मोलर कंडक्टेंस ऑफ H पॉजिटिव। लेकिन कब मैम, इनफाइनाइट डिल्यूशन पे, इनफाइनाइट डिल्यूशन पे।
साथ ही साथ अगर मुझसे कोई पूछ ले भी एप्लीकेशंस क्या है यहाँ पे कॉलार्ड्स लॉ की, तो हम ये कहते हैं भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है भी इनफाइनाइट डिल्यूशन पे कितनी मोलर कंडक्टेंस थी और फाइनाइट डिल्यूशन पे कितनी थी। आयोनाइजेशन कांस्टेंट आप इससे निकाल सकते हैं सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा करके, इसी अल्फा को यहाँ पे इक्वेट करेंगे। तो फिर हमारे पास आता है फैराडे फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। फैराडे के फर्स्ट लॉ के अंदर बहुत सिंपल सी बात आपको यहाँ पर बताई गई है, जहां पर भी कितनी गैस लिबरेट आउट हुई, कितना मास उसमें इकट्ठा हुआ, हम वो कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अभी हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देखा तो वहां पे सीयू का मास क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो कितना बढ़ रहा है वो सारी चीजें हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बाय द बेसिक फॉर्मूला हम इस तरीके से इसकी कैलकुलेशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। फैराडे का सेकंड लॉ जो है वो भी इस तरीके से हम डील कर सकते हैं, जहां पर हम जिक्र करते हैं किसका, भी सेम चार्ज थ्रू दी डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स। डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे बट उनके अंदर हम किस तरीके से वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे जेड पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट पे। मूविंग फर्दर हमें पता है जैसे क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर आप लिखना चाहे तो I इंटू टी से इसको रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करके आप और भी फॉर्मूलाज जनरेट कर सकते हैं। 1 फैराडे की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए टू सॉल्व द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैसे निकालने, इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है, तो जो भी चार्ज है उसको फैराडे से डिवाइड करेंगे, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। इक्विलिब्रियम पे ई सेल की वैल्यू 0 होती है, ये मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, जहां पे यूनिट बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। भाई यूनिट किसका क्या है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। रेजिस्टेंस क्या होती है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, कंडक्टेंस क्या होती है, कंडक्टिविटी क्या होती है। कंडक्टिविटी को आप कापा से डिनोट करते हैं, रेजिस्टेंस को आप ऐसे रो से डिनोट करते हैं। तो बात करते हैं रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होता है, हिंड्रेंस होता है, तो कंडक्टेंस क्या होता है, ईज ऑफ फ्लो होता है। रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, रेजिस्टिविटी अगेन 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कितनी हिंड्रेंस है, और कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कितना फ्लो आइंस का देख पा रहे हो। तो मैम इस तरीके से हम कह देते हैं जो सॉरी रेजिस्टेंस होता है दैट इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय, इस तरीके से आप देखते हो तो हमने उसको रो से क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब यहां से रेजिस्टिविटी पूछ लूंगी तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, दैट इज 1 बाय R, यानी कि रेजिस्टेंस का इनवर्स हो जाएगा। अभी आपने यहां पर अगर ऑब्जर्व किया होगा तो हमने सेम चीजें जो है यहां पर भी स्टडी की थी, यहां पर भी हमने स्टडी की थी। इसको हम इस तरफ ले जाएंगे, इसको इस तरफ ले जाएंगे और इसको इस तरफ ले जाएंगे, तो इस तरीके से हम फॉर्मूला क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो ऐसा यूनिट की बात करते हैं। रेजिस्टेंस की ओम होती है, रेजिस्टिविटी की ओम मीटर होती है, कंडक्टेंस की साइमन होती है, और यहाँ पर साइमन पर मीटर किसकी हो जाएगी, कंडक्टिविटी की हो जाएगी। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यूनिट निकाल सकते हैं। ठीक है, साइमन को आप क्या लिख सकते हैं, पर ओम भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ओम इनवर्स हो जाएगा ना, यहाँ पे 1 बाय ओम इनवर्स हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके साथ आगे बढ़ते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू डू दी पार्ट जहां से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आपको बहुत देखने को मिलेंगे, भले वो सीयूईटी का एग्जाम हो या एनसीईआरटी बोर्ड का। अगर मैं बात करती हूँ सीबीएसई बोर्ड का, तो वहां पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपको किसी ना किसी टाइप ऑफ बैटरी से पूछ लिया जाता है। सो दो तरह की बैटरी होती है, एक होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी। आपने सुना होगा ऐसी बैटरी जो रिचार्ज की जा सकती है और ऐसी बैटरी जो रिचार्ज नहीं की जा सकती है। आपके घर में जो बैटरी लगी हुई है आप उसको रिचार्ज करते हैं, जब लाइट चली जाती है इन्वर्टर रिचार्ज होता है, लाइट आती है तो जो रिचार्ज हुआ है वो यूज होता है। तो इस तरीके से आप इस तरीके से देखते हैं भी जब लाइट आती है तो वो खुद को रिचार्ज करता है उस समय पे। फॉर एग्जांपल अब लाइट चली गई है तो जो आपने रिचार्ज किया हुआ था दैट इज गोइंग टू बी यूज्ड। ठीक है, लाइट आने पे वो अपने आप को और रिचार्ज करेगा, लाइट चली जाएगी तो आप फिर उस समय पे जो रिचार्ज हुआ था उस रिएक्शन को ऑब्जर्व करते हैं। इस तरीके से इन्वर्टर्स में चलता है। अगर मैं आपसे बात करती हूँ घड़ी है, इस घड़ी में भी क्या है, सेल है, तो वो किस तरीके की बैटरी की तरह काम करेगा वो सारी डिस्कशन हम यहाँ पर करने वाले हैं। जैसे मैंने अभी स्टार्ट किया था चैप्टर को, तभी मैंने एक सेल से स्टार्ट किया था, तो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इट। तो बेसिकली ड्राई सेल, लेंके सेल या प्राइमरी सेल होता है। यहाँ पर एनोड जो होता है वो जिंक कंटेनर होता है, कैथोड यहाँ पे कार्बन की रॉड होती है। साथ ही साथ इलेक्ट्रोलाइट आपको यहाँ पे देखना होगा NH4Cl होता है और ZnCl2 की पेस्ट होती है। इस तरीके से रिएक्शंस होती है और इसके यूजेस क्या है, टॉर्चेस में, टॉयज में, रेडियोस में और क्लॉक में इस्तेमाल इसका किया जाता है। राइट, मूविंग ऑन टू मर्करी सेल जिसको हम बोलते हैं। तो मर्करी सेल वो है जो इस मतलब वॉच में प्रेजेंट है। अगर मैं आपको बोलूं तो ये जो अभी आपने सेल देखा, तो आपने इसके अंदर जो सेल देखा था प्रेजेंटर में वो यही सेल था। तो मर्करी सेल जो है वो वॉच में प्रेजेंट होता है इस तरीके से। मर्करी सेल में भी आप देखते हैं भी यहाँ पे जिंक अमलगम जो है, जिंक Zn की एनोड होती है, कैथोड आपको Hg और ग्रेफाइट की देखने को मिलती है। पेस्ट किसका है आपको पता होना चाहिए, कहां पर इस्तेमाल होता है, रिएक्शंस याद होनी चाहिए। लेड स्टोरेज बैटरी जो होती है सेकेंडरी होती है और रिचार्जेबल होती है।
आप इसको रिचार्ज कर सकते हो। प्राइमरी वालों को आप रिचार्ज नहीं कर सकते। एक बार ये सेल जो है, मैं आपको दिखा भी देती हूँ, एक बार ये जो सेल है अगर ये यूज हो गया, फिनिश हो गया, तो बेटा आपको नया सेल ही लगाना पड़ेगा, आप इसको रिचार्ज नहीं कर सकते। घड़ी का सेल एक बार खत्म हो गया तो आपको नया डलवाना ही पड़ेगा, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्लॉक में भी ऐसे ही होता है, सेल खत्म हो जाता है तो बंद हो जाती है, फिर आपको उसको दोबारा से उसके अंदर नया सेल डालना पड़ता है। सो वो होते हैं जिसको आप रिचार्ज नहीं कर सकते हो। जो रिचार्जेबल है बेटा वो अपनी सेकेंडरी वाली हो जाएंगी, जैसे कि आपके पास लेड स्टोरेज बैटरी होगी, निकल कैडमियम सेल हो गया। लेड स्टोरेज बैटरी इन्वर्टर्स ऑटोमोबाइल्स में इस्तेमाल की जाती है। हाँ, यहाँ पर आपसे पूछा जाता है भी यार जब लाइट चली जाती है तो कौन सी रिएक्शन है, लाइट आ जाती है तो कौन सी रिएक्शन है। हमेशा याद रखो, चार्जिंग कब होगी, चार्जिंग तब होगी जब लाइट आती है। डिस्चार्ज कब होगा, बेसिकली लाइट चली गई ना, तो भाई वो अब क्या होगा, जो तुमने सेव कर रखा था बेटा वो क्या होगा, यूज होगा। तो इस तरीके से बेटा आपके पास ये क्या आ जाती है, एनोड पे क्या है, कैथोड पे क्या है, रिएक्शंस क्या हो रही है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन, कैथोड पे होती है रिडक्शन। तो इसी के साथ मेरा बच्चा, हमारा आज का ये जो सेशन है यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप सो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे, ऐसे टॉपिक समझ आ गए होंगे जहां से क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवा दिए हैं, एक तरह से चैप्टर की समरी करवा दी है इन 20 मिनट में, और मुझे लगता है इससे आपकी रिवीजन बहुत स्ट्रांग होगी। बोर्ड्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, सीयूटी में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट बेस भी बता दिए कहां से स्टेटमेंट बेस आ सकते हैं। न्यूमेरिकल के लिए नर्निस्ट इक्वेशन बिल्कुल 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 करके जानी है। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर टुडे सेशन। ऐसे ही मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते। साइनिंग ऑफ, शौर्य ग्रोवर। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।